बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मेरी शादी थी। मेरे भी बहुत से अरमान थे कि मेरा शौहर बहुत प्यार करने वाला होगा, मेरा ससुराल मुझे मान और इज्जत देने वाला होगा, और इसी तरह के बहुत से ख्वाब सजाकर मैं अपने वालिदैन की दहलीज छोड़कर आ गई थी। जहाँ मेरी शादी हुई थी वो गैर थे, मैं उनको नहीं जानती थी, लेकिन हर कोई ये कह रहा था कि वो बहुत अच्छे लोग हैं और ये कि मेरा दुल्हा बहुत खूबसूरत है। इसीलिए शायद मेरे दिल में बहुत से अरमान पैदा हो गए थे। दिल में बहुत से अरमान लिए जब मैं अपने कमरे में गई तो पीछे पीछे मेरी नंद भी आ गई और उसने मुझे अल्लाह का वास्ता देकर कहा कि मैं अपना लहंगा और अपनी सारी ज्वेलरी उसको दे दूं, क्योंकि उसे भी ऐसे सजने संवरने का बहुत शौक है। मैं इस बात पर हैरान हो रही थी। मैंने उससे कहा कि ये सब तो शादी पर अच्छा लगता है और जब उसकी शादी होगी तो उसको भी ये सब मिलेगा, लेकिन वो जिद करने लगी और बार बार कस्में और वास्ते देने लगी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं उसके साथ क्या करूं और उसको क्या बोलूं। इतने में मेरे शौहर कमरे में आए और उन्होंने मुझे कहा कि जो कुछ भी मेरी बहन मांग रही है या कह रही है, इसकी बात मान लो। ये हमारी बहुत लाडली बहन है और हमने आज तक इसे किसी बात पर ना नहीं बोला है। अब जबकि मेरे शौहर ने ये बात कह दी और जिसके लिए मैं सच कर बैठी थी उसी को फर्क नहीं पड़ रहा था, तो मुझे पहले ही दिन बुरा मानने की क्या जरूरत थी। मैंने चुपचाप उठकर सारे जेवर उतारे और कपड़े भी चेंज कर दिए। वो तमाम जेवरात और लहंगा मैंने उनकी बहन को दे दिया और वो खुशी खुशी चली गई। इसके बाद मेरे शौहर ने मेरे इस अमल को बहुत ही सराहा और मैं भी खुश हो गई। रात को मुझे प्यास महसूस हुई तो मैं उठकर कमरे से बाहर आई। क्योंकि मैंने पूरा घर नहीं देखा था, इसलिए एक छोटा सा कमरा देखा तो मैं समझी कि ये किचन है, इसलिए मैं पानी लेने के लिए अंदर गई। लेकिन अंदर के मंजर ने मेरे पांव के नीचे से जमीन ही निकाल दी। मैंने जोर से चीख मारी, जिसकी आवाज से अंदर मौजूद मेरी नंद और साथ वाले कमरे में मौजूद मेरे शौहर उठकर बाहर आ गए। मेरे शौहर ने पूछा कि मैं इस वक्त यहाँ क्या कर रही हूँ। मैंने बताया कि मैं पानी लेने के लिए आई थी, लेकिन ये देख लें कि आपकी बहन क्या कर रही है। मेरे शौहर ने एक लफ्ज भी अपनी बहन से न कहा और मुझे पकड़कर कमरे में ले गए और मुझ पर गुस्सा किया कि मैंने जो कुछ भी देखा उसको भूल जाऊं और किसी से इस बात का जिक्र न करूं और न ही नंद को कुछ बोलूं। मुझे इस वाकये से बहुत ही दुख हुआ कि एक दिन की दुल्हन को तो डांट दिया, लेकिन इतनी गलत हरकत करने वाली अपनी बहन को कुछ भी ना बोला। अब मुझे अपनी जिंदगी यहाँ मुश्किल लगने लगी। मुझे अपनी नंद से डर लगने लगा, लेकिन मैंने शौहर की बात मानकर ये बात किसी को भी न बताई, अपनी सास को भी नहीं। कुछ दिन गुजरे तो मुझे घर के कामों में लगा दिया गया, लेकिन यहाँ मेरी मुश्किलात बढ़ गई। मैं जो काम करती मेरी नंद उसमें कुछ ना कुछ गलत कर देती। अगर मैं खाना बनाती तो मेरे जरा सा आगे पीछे होने से मेरी नंद उसमें नमक या मिर्च डाल देती थी, जिससे कोई भी खाना नहीं खा सकता और मुझे बातें सुनने को मिलती कि मुझे कुछ बनाना नहीं आता। लेकिन मैं क्या करती, अगर मैं खड़े होकर सिर्फ खाना बनाती तो बाकी काम रह जाते, उस पर भी सुनने को मिल जाती, और अगर बाकी काम समेट कर खाना बनाने के लिए किचन में जाती तो वापस सारा घर गंदा पड़ा हुआ होता, हर चीज बिखरी होती। मैं बार बार कहती कि मैंने तो ये साफ किया था, वो साफ किया था, लेकिन जब कुछ साफ नजर नहीं आता तो कौन मेरी बात का यकीन करता। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं एक मुश्किल से निकलकर दूसरी मुश्किल में फंस गई थी। मेरे मैके में मेरा एक भाई ही था जिसकी शादी हमने बहुत से अरमानों से की थी, लेकिन मेरी भाभी को हम दोनों नंदें पसंद नहीं थी। वो हमसे पीछा छुड़ाना चाहती थी, इसलिए वो हमें तंग करती रहती थी। सारे घर का काम मैं और मेरी बहन करती थी और वो सिर्फ आराम करती थी, लेकिन सारे काम का क्रेडिट वो लेती थी और सबके सामने हमें कामचोर कहती रहती थी। अब्बू और भाई सारा दिन घर में नहीं होते थे, इसलिए उन्हें कुछ मालूम न था कि क्या हो रहा है, और हमारी माँ फौत हो चुकी थी, इसलिए जो कुछ भाभी कहती थी वो सच माना जाता था और कहा जाता था कि भाभी तो माँ की जगह होती है, इसलिए उसकी खिदमत करो, उसको तंग न करो। सारा काम करने के बाद भी हमें बातें ही सुनने को मिल जाती थी। हमें लगता था कि शादी के बाद जिंदगी आसान हो जाएगी, हम जो काम करेंगे कम से कम उसका क्रेडिट तो हमें मिलेगा और कोई फजूल बात भी नहीं सुनाएगा। इसी सब के दौरान मेरी बड़ी बहन की शादी हो गई और वो बहुत खुश थी अपने घर में। उसे देखकर ही मुझे लगता था कि मैं भी शादी के बाद आसान जिंदगी गुजारूंगी, क्योंकि उसकी शादी के बाद मेरी जिंदगी और मुश्किल हो गई थी।
अब मैं अकेली थी और भाभी सारा काम मुझसे करवाती थी और हाथ उठाने से भी नहीं डरती थी। अक्सर ही मुझे मारती रहती कि तुमने कोई काम नहीं किया, और अब्बू और भाई के आने पर सर या कमर पकड़कर बैठ जाती कि सारा काम करने की वजह से वो बहुत थक गई हैं। और जब वो मुझे डांटती या कुछ कहते तो उनको मना करती कि इसको कुछ मत बोलो, ये तो घर में मेहमान है, अगले घर जाकर इसने ही तो काम करना है। जब वो मुंह पर मीठी बनती तो भाई और अब्बू कभी भी मेरी बात का यकीन न करते कि ये काम मैंने किया है। वो उल्टा मुझे ही डांटते कि मैं भाभी पर इल्जाम लगा रही हूँ। मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं क्या करूं, जबकि सारे काम भी मैं करती और वो सिर्फ आराम करती। इसी दौरान में अल्लाह ने मेरी भाभी को 2 बेटे भी अता कर दिए और उनको भी मैंने ही पाला और साथ में सारा घर भी संभालती। लेकिन मेरी भाभी फिर भी खुश ना होती और सबके सामने मेरी बुराइयां ही करती और बाद में खुद ही अच्छी बन जाती कि अभी बच्ची है, अगले घर जाएगी तो ठीक हो जाएगी, और मैं तो इसे अपनी बच्ची ही समझती हूँ। मुझे भाभी की दोगली पॉलिसी समझ ना आती और मुझे लगता था कि इस सब से निकलने का एक ही हल है, और वो है मेरी शादी। शादी हो जाए तो मेरी जिंदगी भी आसान हो जाएगी। एक दिन मेरे घर में मेरी एक सहेली आई। मैं उससे ऐसे ही बात कर रही थी कि मेरी शादी होगी तो ही मेरी जिंदगी आसान होगी। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी भाभी ने हमारी बातें सुन ली हैं, और उसके बाद से मुझ पर एक और मुश्किल दौर शुरू हो गया। मेरी भाभी ने मुझ पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिए कि मैं मुख्तलिफ लड़कों से दोस्ती रखती हूँ और मुझे शादी का शौक हो रहा है। अब तो भाई और अब्बू ने मेरे लिए रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया था। उन्हें भी यही लगता था कि मैं वाकई ही गलत हूँ, और जब मेरी दोस्त को ये सब पता चला तो उसने मेरी मदद करने का फैसला किया और अपनी अम्मी को सब कुछ बताया कि कैसे मेरी जिंदगी मुश्किल है, और उसकी अम्मी के जरिए ही इस जगह मेरा रिश्ता हुआ था और मुझे लगता था कि अब मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन ससुराल में आकर तो मेरी जिंदगी और मुश्किल हो गई थी, क्योंकि यहाँ मेरी नंद मेरी भाभी से भी बहुत आगे थी। उसकी पहली रात वाली हरकत ही हर वक्त खुली आंखों के सामने आती, लेकिन मैं किसी को कुछ भी नहीं बता सकती थी क्योंकि मेरे शौहर ने सब कुछ देखा था। फिर भी मुझे ही डांटा था। अगर मैं किसी को बताती तो भी किसी ने यकीन नहीं करना था, उल्टा मुझे ही डांटना था। मुझे समझ ना आती कि इस सबसे कैसे निपटा जाए। एक दिन तो हद ही हो गई। घर में कोई भी नहीं था क्योंकि मेरी ससुराल फैमिली में फौतगी हो गई थी। सास और ससुर वहां पर गए थे और मेरे शौहर जॉब पर गए थे, इसलिए मैं और मेरी नंद घर में अकेले थे। मैं अपने काम खत्म करके अपने कमरे में आ गई तो मुझे दरवाजा बजने की आवाज आई। पहले तो मैंने सोचा कि नंद जाकर दरवाजा खोल देगी, लेकिन जब दूसरी दफा दरवाजा बजता रहा तो मुझे मजबूरन उठकर दरवाजा खोलना पड़ा। दरवाजे के दूसरी तरफ एक लड़का खड़ा था जिसने मेरे शौहर का नाम लेकर बताया कि वो उनका दोस्त है और उनसे मिलने आया है। मैंने उसे बताया कि वो घर पर नहीं है। उसने शुक्रिया अदा किया और चला गया। इस सारे सिलसिले में मुश्किल से 2 मिनट लगे होंगे, लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद करके अंदर आई तो मेरी नंद ने शोर डाल दिया कि घर में कोई नहीं था। तो मैंने अपने दोस्त को बुला लिया था और ये कि मैं गलत किरदार की लड़की हूँ। मैंने उसे बहुत समझाया कि वो सिर्फ मेरे शौहर का दोस्त था और उनसे मिलने आया था, लेकिन वो नहीं मानी। और हद तो ये कि उसने छुपकर वीडियो भी बना ली थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैं नजर आ रही थी और लड़के का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। अब तो ये सरासर मेरे खिलाफ एक सबूत था। मैंने अपनी नंद से कहा कि वो डिलीट कर दे और इस बात को भूल जाए, लेकिन वो ना मानी। और शाम को सास ससुर और शौहर के आने पर उसने इस बात में बहुत सी बातें अपने पास से लगाकर सुनाई और सबूत के तौर पर वो वीडियो भी दिखाई। मैंने रो रो कर अपनी सफाई दी, लेकिन सास ने मुझे बहुत ताने दिए। आखिरकार मैंने अपने शौहर से कहा कि आप अपने दोस्त से पूछ ले कि वो आया था या नहीं और क्या क्या बातें हुई थी। उन्होंने अपने दोस्त को फोन किया तो उसने बताया कि वो उनसे मिलने आया था, लेकिन जब मैंने उसे बताया कि तुम घर पर नहीं हो तो वो वापस चला गया था। इस तरह एक बहुत बड़ा तूफान आते आते रह गया। लेकिन ये वाकया मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर गया कि अगर आज की ये बात खत्म हो गई है तो शायद कल की बात खत्म ना हो। और मेरे पीछे तो मेरा मैका भी नहीं था कि मुझे ये आसरा होता कि मैं वहां जाकर किसी से मदद ले लूंगी। अब तो जो भी करना था मुझे खुद ही करना था, इसलिए मैंने हर चीज पर तवज्जो देना शुरू कर दी। पहली बात तो ये है कि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे साथ दोबारा वही सब कुछ हो जो भाभी के घर में हो चुका था, और ना ही मैं अपने नंद के लिए वैसी भाभी बनना चाहती थी। इसलिए मैंने अपने शौहर से बात करने का फैसला किया। एक दिन मैंने बातों बातों में उनसे बात करने की कोशिश की
लेकिन उन्होंने मुझे डांट दिया और सख्ती से मना कर दिया कि मैं आज के बाद इस मौजू पर बात नहीं करूंगी और ये कि उनकी बहन के बारे में कुछ भी नहीं कहूंगी। अब मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मैंने फैसला किया कि मैं भी हकीकत जानकर ही रहूंगी कि ऐसा हुआ क्या है कि मेरी नंद को मुझसे इतनी नफरत है। हालांकि शादी से पहले मैं तो उसे जानती भी नहीं थी। फिर एक दिन कुदरत ने मुझे ये मौका दे ही दिया। मेरे शौहर की दूर की एक कजन हमारे घर में रहने के लिए आ गई। वो हर काम में मेरी मदद करवा देती। एक दिन जब वो मेरे साथ किचन में काम कर रही थी तो मैंने उनसे पूछा कि ये ऐसी क्यों है। उन्होंने मुझे बताया कि ये तुम्हें तंग करती है। मैंने उन्हें बताया कि ये मुझे कैसे तंग करती है और मुझ पर किस तरह का इल्जाम भी लगा चुकी है। उन्होंने बताया कि ये पहले ऐसी नहीं थी, बहुत ही शौक और चंचल लड़की हुआ करती थी, हर एक से हंसकर बात करती थी, लेकिन फिर इसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि ये ऐसी हो गई। मैंने उनसे कहा कि अगर वो मुनासिब समझे तो उसकी कहानी मुझे भी सुना दे ताकि मुझे भी पता हो कि ये ऐसी क्यों है, ताकि मैं तरीके से इससे निमट सकूं और शायद मेरी जिंदगी भी आसान हो जाए, क्योंकि मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल थी। उन्होंने पहले मुझसे पूछा कि पहले मैं उन्हें अपनी कहानी सुनाऊं, तो मैंने उनको अपनी सारी कहानी सुना दी और जो जो मुश्किलात पेश आती रहीं वो सब कुछ बता दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो मैं तुम्हें इसके बारे में बताती हूँ। ये बहुत ही शरारती लड़की हुआ करती थी, कभी भी किसी बात को दिल में नहीं रखती थी, हर बात पर हंसती रहती थी जैसे आजकल की लड़कियां हुआ करती हैं। लेकिन इसके भाई की पहली शादी हुई थी। वो लड़की बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन किरदार की उतनी ही बुरी थी। वो हम सबके सामने बहुत अच्छी बनती रहती थी। उसने आते ही सारा घर संभाल लिया और इसको भी सारा दिन अपने साथ साथ रखती थी। ये बहुत खुश थी कि मेरी भाभी बहुत ही अच्छी है, तुम्हारी सास भी उससे बहुत खुश थी। लेकिन असल में वो लड़की किरदार के लिहाज से बहुत ही गलत थी। उसने 2-3 महीनों के अंदर ही सबका एतमाद जीत लिया था और कोई भी उस पर किसी किस्म का इल्जाम नहीं लगा सकता था, क्योंकि सबको लगता था कि वो बहुत ही अच्छी है और अपने पराये सब उसके गुण गाते थे। हत्ता कि मोहल्ले की औरतें भी रश करती थी कि इस घर की बहू इतनी अच्छी है। 3 से 4 माह गुजरने के बाद उसने अपना रंग दिखाना शुरू किया। वो वैसे ही बातों बातों में कभी कोई ऐसी बात कर जाती जो बज़ाहिर तो बहुत छोटी सी बात होती, लेकिन वो छोटी छोटी बातें किसी दूसरे के दिल में किसी के भी बारे में शुकूक पैदा करने के काबिल हो सकती हैं। और वो ये सारी बातें इस नंद के बारे में करती थी और सब इन बातों को मजाक में उड़ा देते थे। वक्त गुजरता गया और आहिस्ता आहिस्ता उसने घर के कामों की जिम्मेदारी नंद को देना शुरू कर दी और कहती ये कि इसने दूसरे घर भी जाना है, इसलिए इसे काम सिखा रही हूँ। कोई भी उसको मना नहीं करता, बल्कि सभी इस बात पर खुश होते कि इसे अपनी नंद का कितना ख्याल है और वो नंद को अपनी बहनों की तरह समझती है। लेकिन इस सब में एक अलग ही चाल थी। दर हकीकत वो किसी और को पसंद करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके वालिदैन ने उसकी शादी यहाँ करवा दी थी और वो अभी भी उस लड़के से राब्ते में ही थी। अब होता ये कि नंद सारा काम करती और वो सारा दिन उस लड़के से बात करती। इस बात की खबर किसी को भी नहीं थी। अब उसने एक और काम शुरू कर दिया, या कोई साफ सफाई करती तो मजाक ही मजाक में कह देती कि ये तो मैंने किया है, और नंद भी इस बात को मजाक समझ जाती और कभी ना कहती कि ये मैंने किया है। घर वालों को यही लगता रहा कि वो काम भी करती है और खुद को हर वक्त सजा संवार के भी रखती है, जिससे हर आए गए की तारीफ भी वसूल करती कि कितनी सुंदर है, घर भी साफ सुथरा होता है और खुद भी हमेशा तैयार होती है। और ये चालाकी से हर तारीफ के बाद उनको कहती कि अगर तुम मेरा साथ ना दो और मेरा काम में हाथ ना बटाओ तो ये सब कभी भी मुमकिन नहीं है, ये सब तुम्हारी ही वजह से है। ये मासूम इतनी सी बात पर ही खुश हो जाती और किसी को कुछ भी ना कहती। उस वक्त तुम्हारी सास भी नौकरी करती थी, इसलिए उन्हें भी मालूम ना होता कि घर में क्या हो रहा है। वक्त गुजरता गया और ये पूरी तरह उसके जाल में फंस गई। अब वो उस लड़के को घर भी बुला लेती थी मिलने के लिए, और मोहल्ले वालों को यही लगता कि वो तुम्हारी इस नंद से मिलने आता है, क्योंकि घर में तो सिर्फ वो और ये होती थी और वो तो एक शादीशुदा औरत थी और उसने अपना एक अच्छा इमेज भी बनाया हुआ था, इसलिए कोई भी उस पर शक नहीं करता। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो उस लड़के से मुलाकात कर रही थी और ये मुलाकात हमेशा नंद के कमरे में होती थी और इस दौरान नंद को नशा आवर दवा पिला दी जाती थी। इतने में दरवाजा बजा। उस दिन तुम्हारा शौहर, जो कि उस वक्त उसका शौहर था, दरवाजे पर आ गया था। क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो जल्दी घर आ गया। जब वो घर आया तो ये फौरन कमरे से निकल गई
और अपने शौहर से कहा कि अच्छा हुआ आप टाइम से घर आ गए, देख ले आपकी बहन क्या गुल खिला रही है। अगर तुम्हें अपनी जबान से बताती तो आप कभी भी यकीन न करते। ये काम हर दूसरे तीसरे दिन होता है। ये लड़का आपकी बहन से मिलने आता है। मुझे धमकी दी जाती है कि मैंने अगर कुछ बताया तो इल्जाम मेरे सर डाल दिया जाएगा। वो गुस्से से जब कमरे में गया तो देखा कि उसकी बहन नशे में पड़ी है और साथ ही एक लड़का लेटा है। उसने उस लड़की को बहुत मारा, लेकिन वो लड़का भाग गया। उसने अपनी बहन को भी बहुत मारा और जब उसका नशा खत्म हुआ और उसे पता चला कि क्या हुआ है तो वो बहुत चिल्लाई, रोई कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन किसी ने भी उसका यकीन न किया। मोहल्ले वालों ने भी यही कहा कि ये लड़का तो तुम लोगों के घर बहुत दफा आता जाता है। अब कोई भी उस पर तो शक नहीं कर सकता था, इसलिए सारा शक इसी बहन पर किया गया। इसके बाद इसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया और ये कोमा में चली गई। ये तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि एक दिन वो उस लड़के से फोन पर बात कर रही थी कि तुम्हारे शौहर ने सुन लिया और फिर उस लड़के को पकड़कर उसकी पिटाई की गई तो उसने सच बता दिया कि वो तो उस औरत के लिए ही आता था और उसी से प्यार करता है। इस सब में उस लड़की का कोई कसूर नहीं था। तुम्हारे शौहर ने उस औरत को तलाक दे दी और घर से निकाल दिया, लेकिन अब जबकि ये कोमा से बाहर आई है तो इसकी जहनी हालत ठीक नहीं है। ये पागल हो चुकी है, हर औरत को उसी औरत की तरह समझती है और तुम तो आई भी उस औरत की जगह हो। तुम तो उसकी भाभी बनकर आई हो, इसलिए ये तुम पर उस औरत का सारा गुस्सा निकालती है। मुझे अब समझ आ गया था कि उसके साथ क्या हुआ है। उस पर गुस्सा नहीं, तरस आ रहा था कि उसके साथ बहुत ही गलत हुआ है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। और फिर मैंने एक दिन अपने सास, ससुर और शौहर को बिठाकर बताया कि मुझे पता चल चुका है कि इसके साथ क्या हुआ था और आप लोग इसका साथ क्यों देते हैं, और ये भी कि ये ऐसा क्यों करती है। लेकिन अब इसको अगर ठीक करना है तो आप सबको मेरा साथ देना होगा। इसके साथ ही मैंने ससुर को बता दिया कि उसने पहली रात मुझसे मेरा लहंगा और जेवरात मांगे थे, और जब रात को मैं प्यास की वजह से पानी लेने के लिए उठी तो मैंने देखा कि ये कमरे के दरमियान में बैठी थी अपने बाल खोलकर और उस लहंगे को आग लगाई हुई थी और मेरी जेवरात टुकड़े टुकड़े करके उस आग में डाल रही थी और साथ में बोल रही थी कि मैं तुम्हें भी ऐसे ही टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। मैं इस बात से बहुत डर गई थी और मैंने चीख मारी, जिस पर मेरे शौहर ने मुझे डांटा कि तुमने ये बात किसी को भी नहीं बतानी है। मेरी सास और ससुर और शौहर ने भी मुझसे माफी मांगी कि हमें तुम्हें ये बात तफसील से पहले ही बता देनी चाहिए थी। मैंने उनको बताया कि मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हो चुका है, इसलिए मुझे मालूम है कि ऐसी औरत के दिमाग पर क्या असर होता है और इसे कैसे ठीक किया जाता है। फिर मैंने अपने घर वालों के ताउन से उस पर तवज्जो देना शुरू कर दी और इसके साथ साथ उसका नफ्सियाती इलाज भी शुरू करवा दिया। शुरू में तो बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और उस पर मेहनत करती रही और आज 3 साल गुजरने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अब तो उसकी शादी को भी 1 साल हो गया है और वो अपने घर में बहुत ही ज्यादा खुश है। अब तो सास, ससुर और शौहर सब मुझे ही दुआएं देते हैं और मेरी नंद भी मुझे दुआएं देती है। मैं अपने रब का शुक्र अदा करती हूँ कि जिसने मुझे इस काबिल बनाया कि किसी की जिंदगी ठीक कर सकूं। इस सब में उस कजन का भी बहुत बड़ा हाथ है, जिसने मुझे सब कुछ सच सच बताया कि जिसकी वजह से मैं ये नेक काम करने के काबिल हुई। आज वो भी जो मुझे और मेरी बहन को तंग करती थी, हम दोनों की शादी के बाद उसकी असलियत सबके सामने आ गई, क्योंकि भाभी को तो कोई काम करना ही नहीं आता था। वो सारा घर हम दोनों बहनों ने ही संभाल रखा था। मेरे भाई भी उससे तंग आ गए और उसे तलाक दे दी। एक बेटा भी उसे दे दिया, एक बेटा अपने पास रख लिया। सच कहते हैं कि दुनिया मकाफाते अमल है, किसी के साथ बुरा करोगे तो बुरा ही होगा। मैंने अल्लाह से मदद मांगी तो अल्लाह ने मुझे एक अच्छा काम करने की तौफीक दे दी, और उसने हमेशा गलत काम किया तो उसका अंजाम भी गलत ही हुआ। और मेरी नन ने कुछ गलत नहीं किया था, इसलिए उसकी जिंदगी भी खुशियों से भरी हुई है। आज हम सब अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं, लेकिन तकलीफ देने वाली दोनों औरतें आज भी अपनी जिंदगी से तंग हैं, क्योंकि मेरी भाभी को उसके वालिदैन ने भी घर से निकाल दिया है और ये औरत जिसने इस मासूम लड़की के साथ ये सब कुछ किया था वो पागल हो चुकी है और सड़कों पर भीख मांगती है, क्योंकि उसे उस लड़के ने भी धोखा दे दिया है जिसके लिए उसने ये सब कुछ किया था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ,
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।